नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। वॉर जोन से पब्लिक इंटरेस्ट के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच 12 दिन से जंग जारी है। उधर 602 दिन से रूस और यूक्रेन भी लड़ रहे हैं। दोनों जगह एक चीज कॉमन है और वो है बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। कल का शो करने के बाद होटल लौटा तो अचानक सायरन बजे। पता चला गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमला हुआ है। 500 लोगों की जान चली गई है। लेकिन ये रॉकेट किसने दागा, ये जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं, ना इजराइल ना हमास। फिर भी लोगों की जान तो गई है। सवाल ये है कि ये रॉकेट किसका था और हमले का ऑर्डर कहां से आया। जो वादा किया था वो निभाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर पहुंचे और हमास के खिलाफ इजराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। बाइडेन को जाना तो जॉर्डन भी था, लेकिन हॉस्पिटल पर हमले के बाद ट्रिप कैंसिल हो गया। बाइडेन के इस विजिट का आसपास के इलाकों पर क्या असर होगा, बात इसकी भी करेंगे। पिछले 10 दिनों से कई देश इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। कह रहे हैं इजराइल को गाजा पर हमले रोक देने चाहिए, क्योंकि सवाल लाखों जिंदगियों का है। लेकिन जब इन्हीं लोगों को शरण देने की बात आती है तो ये देश अपने बॉर्डर नहीं खोलते। मुस्लिम वर्ल्ड के इसी दोहरे चरित्र की आज चर्चा होगी। उधर इजराइल से 7000 किलोमीटर दूर चीन में अलग ही खिचड़ी पकी। BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव समिट में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने अपनी दोस्ती का दम दिखाया। क्या ये पोस्टरिंग अमेरिका के लिए बड़ा मैसेज है, ये भी समझाएंगे। 12 दिन हो गए हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध को जारी हुए, लेकिन लाशों के मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस इंटरसेक्शन पर काफी बड़ी तादाद में हमास के आतंकियों और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बीच में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, गोलियां चली थी और रॉकेट चले थे। ये काले निशान पेड़ जलने के यानी आग लगने के बाद हुए थे। लेकिन आज 12वें दिन भी देखिए आप, लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस पहुंची है और इन खेतों के अंदर से जहां लड़ाई हुई थी वहां से लोगों के शव निकाल कर लाए जा रहे हैं। अभी तक 2 शव निकाले जा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि ऐसे जगह जगह पर सड़कों के किनारे जहां भी हमास के आतंकियों और इजरायली लोगों और डिफेंस फोर्सेस के बीच में गोलीबारी हुई थी, वहां इसी तरह की लाशें मिल सकती हैं या मिल रही हैं। हम भी जब इस सड़क पर गए थे अफराजा की तरफ, तो हमने सड़क के किनारे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई देखी थी, जिनके चेहरे तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कोई अपनी वर्दी से पहचाना जा रहा था, तो किसी के सादे कपड़े होने से पता लग रहा था कि ये सिविलियन होगा। अब इसी तरह का ये मंजर आज 12 दिन बाद हम फिर सिद्रौत के आउटस्कर्ट में देख रहे हैं, जहां से गाजा बॉर्डर का इलाका शुरू होता है। ये फोर्सेज 2 शव यहां से निकाल कर लाए हैं और अब इनको अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाना है, वहां पर लेके जा रहे हैं। तो जंग कितनी खतरनाक, कितनी भीषण होती है, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 12 दिन बाद भी यहां तहां खेतों में, सड़क किनारे, फुटपाथ पर पड़ी हुई लाशें मिल रही हैं। और जब जो जहां उस लाश को देखता है फिर वो अथॉरिटी को इतला देता है, तो ये लाशें इकट्ठी की जाती हैं। और फिलहाल हमास और इजराइल के बीच में ये जो जंग चल रही है ये थमती नहीं दिखती। सोचकर ये हैरानी होती है कि गाजा में जितने बम गिर चुके हैं वहां पर कितनी लाशें मलबे में अब भी दफन होंगी। और जब उन लाशों को निकालने का काम शुरू होगा तो मुझे लगता है कि युद्ध की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि गाजा में मलबे के नीचे से इतनी लाशें मिली थी। वो दिन जब भी आएगा ये दुनिया जरूर देखेगी। आज पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे की चर्चा हो रही है। बाइडेन तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू से मिले और हमास के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया। बाइडेन ने यह भी दोहराया कि इजराइल के साथ इस जंग में आखिर तक खड़े रहेंगे। अमेरिका की लाइन क्लियर है, इसीलिए इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस वक्त भी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। फिलहाल तो ये जंग थमती नजर नहीं आ रही। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर प्लेन आया, बाइडेन उतरे
नेतन्याहू को गले लगाया, हमास के हमले पर सांत्वना दी, इजरायली राष्ट्रपति से मिले और फिर ऑल वेदर लिमिटलेस दोस्ती का नए सिरे से आगाज कर दिया। 7 अक्टूबर को इजरायल की धरती पर हमास ने हमला किया था। 1400 इजरायली मारे गए, इनमें 31 अमेरिकी भी शामिल हैं। बाइडेन जब बैठे तो नेतन्याहू के साथ इन सारी बातों पर गंभीरता से चर्चा की। साफ साफ कह दिया कि अब अमेरिका और इजरायल मिलकर हमास के विनाश के लिए कदम उठाएंगे। जब तक हमास का अंत नहीं होता, संग्राम जारी रहेगा। अमेरिका मजबूती से इजरायल के साथ खड़ा रहेगा। हमास को आईसिस से भी दुर्दांत संगठन बता दिया। I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace. Today, tomorrow, and always, we promise you. बाइडेन के इजरायल दौरे से कई बातें क्लियर हो गई हैं। इजरायल के साथ अमेरिका इस युद्ध में तन, मन और धन के साथ है। हमास के खात्मे के लिए अमेरिका पूरी ताकत से लड़ेगा। इजरायल और हमास की जंग में अगर कोई स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर घुसा तो फिर उसे अमेरिका ही रोकेगा। मैसेज ईरान और हिजबुल्लाह के लिए क्लियर था। बाइडेन ने यह भी साफ किया कि इजरायल से दोस्ती का कोई मोल नहीं है। अमेरिका ने हमास के 10 टॉप लीडर्स को बैन कर दिया। बाइडेन के दौरे पर फैसला तो यह भी हुआ कि हमास को जो फंड मिलता है अरब कंट्रीज से, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब बारी नेतन्याहू की थी। उन्होंने भी बिना देर किए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने इजरायल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया। कहा कि जिस तरह इतनी जल्दी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, वो कोई सच्चा दोस्ती कर सकता है। I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war. A level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. We see that support in the clear message you've sent our enemies not to test our resolve. इजरायल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मदद करे। इजरायल ने अमेरिका से $10 अरब की मिलिट्री सहायता मांगी है। चीन, मिस्र के अलावा कई मुस्लिम देशों का कहना है कि अब इजरायल सेल्फ डिफेंस के आगे जाकर गाजा पर कार्रवाई कर रहा है, उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन इजरायल अमेरिका से चाहता है कि वो गाजा पर कार्रवाई के बाद उसका साथ दे और दूसरे पश्चिमी देशों को भी उसका साथ देने के लिए मनाए। इधर इजरायल की तरफ से एक और बयान आया। हमास को धमकी दी गई। कहा कि हमास का नामो निशान गाजा से मिटा देंगे और गाजा का क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा। बहरहाल गाजा में आगे क्या होगा ये तो क्लियर नहीं, लेकिन बाइडेन ने इतना जरूर कह दिया कि हमास के खिलाफ जंग आगे खींचेगी, लंबी चलेगी। वॉरजोन में रिपोर्टिंग करना कोई आसान नहीं होता। कब कहां से रॉकेट आ जाए या कोई मिसफायर कर जाए ये कहा नहीं जा सकता। वैसे आज जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति मिले, दोनों में बातचीत हुई, उसमें गाजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले का मुद्दा भी शामिल था। इसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। हमास और फिलिस्तीन ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया, लेकिन इजराइल ने तुरंत वीडियो और ऑडियो सबूत पेश कर दिए। कौन सच्चा है कौन झूठा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान तो चली गई और इन जानों के जाने की पड़ताल करना बेहद जरूरी है और हमने की भी। गाजा शहर का एक अस्पताल शमशान बन गया। एक दो नहीं, करीब 500 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इनमें आतंकी कौन था और नागरिक कितने, बता पाना मुश्किल है। अस्पताल में मातम है, दर्द है, पीड़ितों की सिसकियां हैं और कभी ना भरने वाले जख्म।
गाजा के बाशिंदों को इस तरह के रॉकेट अटैक झेलने की आदत है, लेकिन मंगलवार शाम जो कुछ हुआ वो रूह कपाने वाला था। अचानक एक रॉकेट निकला और सीधा अस्पताल के परिसर में गिरा। बड़ा धमाका हुआ। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, अस्पताल लाशों से भर गया। अब सवाल उठे, अस्पताल पर हमला किसने किया? क्या इजराइल की तरफ से रॉकेट दागा गया? क्या हमास के आतंकी अस्पताल में छिपे थे, इस वजह से हमला हुआ? या फिर अस्पताल पर रॉकेट अटैक किसी मिसफायर का नतीजा है? इन्हें सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। पहले फैक्ट जान लीजिए कि अल अहली अस्पताल पर हमला कैसे हुआ। इजरायली फोर्स के मुताबिक मंगलवार शाम 6:15 बजे इजराइल की तरफ हमास ने रॉकेट्स दागे। शाम 6:59 पर 10 रॉकेट इस्लामिक जिहाद ने एक कब्रिस्तान के पास से लॉन्च किए। इसी दौरान गाजा शहर के एक अस्पताल में धमाका सुनाई दिया। इसके बाद तो अस्पताल में हुए धमाके की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। देखिए, जोरदार धमाका होता है, फिर चारों तरफ बर्बादी। लेकिन जब पता चला कि अटैक में 500 लोग मारे गए, तब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। पहला रिएक्शन हमास की तरफ से आया। हमास ने इल्जाम लगाया कि रॉकेट अटैक के पीछे इजरायली डिफेंस फोर्स का हाथ है। फिलिस्तीन ने भी हमास के आरोपों का समर्थन करते हुए इजरायल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके बाद तो ईरान समेत कई मुस्लिम बहुल देशों ने इजरायल पर वॉर क्राइम के आरोप लगा दिए। अस्पताल पर हमला बहुत बड़ी त्रासदी और अपराध है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए गए हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें लागू नहीं करना चाहता है। यह आक्रामकता रुकनी चाहिए। इजराइल ने सारे आरोपों को सुना और फिर अपना पहला रिएक्शन दिया। डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता सामने आए, कहा कि हमला कैसे हुआ, किसने किया, जांच कर रहे हैं। चूंकि काफी हवाई हमले हो रहे हैं और इस दौरान कई रॉकेट्स मिसफायर भी हो जाते हैं, जो हमास की तरफ से दागे जाते हैं और फिर हमास की तरफ से झूठी रिपोर्ट दी जाती है। हम सारी डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं और फिर जवाब पब्लिक के सामने रखेंगे। अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक को लेकर इजराइल का यह पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से मुस्लिम देशों के लीडर्स के बयानात आए, उससे ऐसा लगा कि अटैक के पीछे इजराइल का ही हाथ है। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इजराइल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। आज बमबारी से पहले इजराइल ने हमसे कहा, हमने कल आपको 2 बमों से चेतावनी दी थी, फिर भी आपने अभी तक अस्पताल खाली क्यों नहीं किया है? इस बीच इजराइल ने अपनी तफ्तीश शुरू की और फिर पब्लिक के सामने ये बात कही कि हमले के पीछे हमास नहीं, बल्कि हमास जैसे ही एक और संगठन इस्लामिक जिहाद का हाथ है। सोशल मीडिया पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह लिखा। उन्हीं की बात इजराइल डिफेंस फोर्स ने दोहराई। खुफिया जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि ये इजराइल पर एक नाकाम हमला था, जो अस्पताल की तरफ गिरा। इसके लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। इस दौरान अमेरिका समेत कई मुल्कों ने हमले पर चिंता जताई। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इजराइल को युद्ध नियमों का पालन करना होगा। सोर्सेस के मुताबिक इसी दौरान इजराइल ने वीडियो ऑडियो सबूत इकट्ठा किए। एक रॉकेट अटैक का वीडियो जारी किया, जिसमें रॉकेट गाजा से निकलकर पास ही अस्पताल पर गिर जाता है, और फिर दूसरे सबूत के तौर पर हमास के आतंकवादियों की बातचीत भी रिलीज की, जिसमें दावा किया गया कि ये दोनों फेल हुए रॉकेट अटैक की बात कर रहे थे। ये पहली बार है कि हमने किसी मिसाइल को इस तरह गिरते हुए देखा है, और इसलिए लगता है कि यह हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है। क्या वो कह रहे हैं कि यह हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का है? इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को भी शेयर किया, जिसमें वो गाजा की तरफ से छोड़े गए रॉकेट के वीडियो दिखा रहे थे, जिसमें एक रॉकेट नाकाम होने की बात कही गई। लेकिन कई लोग अब भी सवाल पूछते हैं। उनका कहना है कि जो बम फटा, उससे ऐसा लगा कि वो 300 से 600 पाउंड वाली रेंज का था। इस तरह के एम्यूनिशन MK82, MK83, GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, GBU-12 पेवे 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, AGM-65 मैवरिक मिसाइल में इस्तेमाल होता है, जिन्हें अमेरिका, इजराइल और उसके साथी मुल्क यूज करते हैं। इजराइल के पास JDM रॉकेट है, जबकि हमास के पास अल-कासिम, और इसकी रेंज भी 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर और 160 किलोमीटर तक भी है, और इससे भी बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है।
इसीलिए रॉकेट किसका था, किसने फायर किया, अभी भी आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मगर इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हॉस्पिटल अटैक को लेकर इजरायल को क्लीन चिट जरूर दे दी। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. सवाल है आगे क्या होगा? क्या इसी तरह हमले होते रहेंगे? जिनके अपने हमले की चपेट में आए, उनकी जिंदगी के बारे में आखिर कौन सोचेगा? इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमलों की चपेट में अब वो जगह भी आने लगी हैं जिनकी युद्ध जैसे हालात में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी अस्पताल। गाजा में जारी संघर्ष में अस्पताल भी निशाने पर आ चुके हैं। सवाल इजराइल और हमास दोनों पर उठ रहे हैं। कभी रॉकेट और मिसाइल के धमाके तो कभी आसमान से एयर स्ट्राइक। इजराइल के इलाके हो या पूरा गाजा पट्टी, 12 दिनों से जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ धमाकों की आवाज गूंज रही है। दिन हो या रात, गाजा पट्टी से हमास कभी भी रॉकेट हमले कर रहा है और हमास को कुचलने के लिए इजराइल का एक्शन भी जारी है। लेकिन मंगलवार की रात गाजा में एक धमाके से सिर्फ अरब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उबल पड़ी, क्योंकि यह धमाका गाजा की सीमा के अंदर एक अस्पताल में हुआ। ब्लास्ट गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल में हुआ, जिसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग की आग में अस्पताल में हुए इस धमाके ने घी का काम कर दिया है। फिलिस्तीन और उसके साथ खड़े तमाम देशों ने अस्पताल में धमाके के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ खड़े देशों में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक देशों में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया और यूरोप के कई देशों में भी इजराइल के विरोध में उग्र प्रदर्शन होने लगे। फिलिस्तीन का आरोप है कि अस्पताल पर इजराइल की मिसाइल गिरी, जिसने सैकड़ों मासूमों और बेकसूरों की जान ले ली। लेकिन इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों पर मिसगाइडेड मिसाइल चलाकर अपने ही अस्पताल में निर्दोष लोगों को मारने का आरोप लगाया है और धमाके के ऑडियो और वीडियो सबूत के तौर पर सामने रखे हैं। लेकिन अरब देश इजराइल की किसी भी सफाई को मानने को तैयार नहीं। 57 सदस्य देशों ने फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध, आतंकी और खतरनाक हमलों का जिम्मेदार इजराइल को माना है। ये न सिर्फ मानवीय मूल्यों के खिलाफ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का भी उल्लंघन है। अब तक फिलिस्तीन को नैतिक समर्थन दे रहे मुस्लिम देश अस्पताल पर हमले के बाद उसके साथ और ज्यादा मजबूती से खड़े हो गए हैं, जिसका अंदाजा 24 घंटे में ही तेजी से बदलते घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। अल अलही अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल को लेकर ईरान और आक्रामक हो गया है और मुस्लिम देशों से इजराइल से राजनयिक संबंध तोड़ने और इजरायली राजदूतों को अपने देश से बाहर निकालने के साथ ही ओआईसी से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और तेल सप्लाई तुरंत बंद करने की मांग उठा दी। इजराइल ने भले ही अपनी भूमिका न होने के सबूत पेश कर दिए और अमेरिका से इजराइल को इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गई हो, लेकिन गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की घटना ने कई देशों से फिलिस्तीन को मिल रही सहानुभूति को बढ़ा दिया है। क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल ने दुनिया के सामने अपने नागरिकों के बर्बरता की तस्वीर पेश की थी। लेकिन अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद अब फिलिस्तीन वैश्विक समर्थन हासिल करने में बढ़त बनाता दिख रहा है। अच्छा, करीब 60 देश हैं जो गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि इजराइल गाजा के लोगों पर बम गिराना बंद करे
सीज फायर करे और वहां के खाने पीने की सप्लाई लेन को दुरुस्त करे। इन देशों में जॉर्डन, मिस्र, ईरान और लेबनान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन जब गाजा के लोगों को शरण देने की बात आती है तो ये देश अपने दरवाजे कभी नहीं खोलते। आखिर ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों है? बारह दिनों से लगातार हमले और बमबारी, हर ओर बारूद की गंध और लाशों के ढेर। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा गर्त में तब्दील होता जा रहा है और जंग में फंसी मजलूम आवाम महफूज ठिकाने की तलाश में दर दर भटक रही है। हमले से पहले इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा की जनता जान बचाने के लिए सरहद पर जा पहुंची है, लेकिन अभी तक किसी भी अरब देश ने गाजा के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। मिस्र ने गाजा के साथ लगने वाली राफा क्रॉसिंग पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है ताकि किसी भी तरह शरणार्थियों की मिस्र में एंट्री ना हो पाए। मिस्र को शरणार्थियों से डेमोग्राफी बदलने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर संकट का डर तो सता ही रहा है। इसके अलावा शरणार्थियों से अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क गाजा पर इजराइल के हमलों की मुखालफत कर रहे हैं। फिलिस्तीन की आवाम के लिए अरब जगत के कई देश फिक्रमंद हैं, लेकिन जंग के मारे गाजा के इन मजलूमों को अपनी जमीन पर शरण देने से हर देश कतरा रहा है। मिस्र का कहना है कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन पर डटे रहना चाहिए। तुर्की ने भी शरणार्थियों के सवाल पर मिस्र का सपोर्ट किया, जबकि जॉर्डन तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि फिलिस्तीन के शरणार्थियों को जॉर्डन में पनाह नहीं दी जाएगी। जंग में फंसे फिलिस्तीनियों के लिए इस वक्त यूरोप से भी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे तमाम देशों ने सीरिया, इराक में छिड़ी जंग के दौरान भारी तादाद में शरणार्थियों को जगह दी थी और अब इन देशों में शरणार्थी संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा उम्मीदें तो मुस्लिम मुल्कों से थी, लेकिन फिलहाल इन देशों से फिलिस्तीन की जनता को सिर्फ नैतिक समर्थन और दुआओं के अलावा कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। आज जब प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल के दौरे पर थे तब रिपोर्टर्स का मूवमेंट भी रोक दिया गया। जो जहां था वहीं रहा, लेकिन अब वॉर जोन से रिपोर्ट्स जारी हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी हमारी टीम पहुंची है। अभिषेक उपाध्याय 2 दिन से वेस्ट बैंक में है। आज गाजा के क्राइसिस को लेकर उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। फिलिस्तीन की राजधानी कहे जाने वाले रमल्ला में इस समय गाजा से आए हुए काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जिन गाज़ा पर जो हमले हो रहे हैं, जिनमें उनका परिवार नहीं रहा, और वे लोग भी शामिल हैं जो गाज़ा में जिस अस्पताल पे हमला हुआ है उस अस्पताल में भी उनके जानने वाले, उनके रिलेटिव काम करते थे जो मारे गए। पहले ये हम देखें, ये एच क्लिनिक हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को दिखाना इसलिए ज़रूरी है, ये रामल्ला का बड़ा अस्पताल है और इसको दिखा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इलाज कराने के लिए गाज़ा से काफ़ी लोग आए थे 7 अक्टूबर के पहले, जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ है, और वो किस तरह से यहाँ पर उसके बाद फंस गए हैं। और उनके परिवार के लोग, उनका कहना है कि जो लगातार अटैक हो रहे हैं गाज़ा में, परिवार के लोग उनके मारे गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं। देखिए, मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां पर इनको रखा गया है। ये उस जगह की तस्वीर है। ये सारे वो बच्चे, वो लोग हैं जो गाज़ा से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं। और एक इसमें सबसे जो अहम बात देखने वाली है ये मासूम बच्चे, ये गाज़ा के रहने वाले बच्चे हैं और इस समय यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। और देखिए, कुछ यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि गाज़ा में इस समय रक्तपात की पेंटिंग हो रही है। इन मासूम चेहरों को कुछ नहीं पता है। ये इस दुनिया में हैं और अपना समय काटने की कोशिश कर रहे हैं। गाज़ा पट्टी हमास का गढ़ है। इजरायली सेना इसी पर हमले कर रही है, लेकिन इस लड़ाई में अब इजराइल की सेना की महिला ब्रिगेड भी उतर चुकी है। इसका नाम है K9 डॉग यूनिट। इस यूनिट ने कैसे हमास के खात्मे की कसम खाई है और इस सेना का हर सिपाही कितना ताकतवर है, ये भी जान लीजिए। वो मोर्चा संभाल रही हैं। समंदर की लहरों पर आतंकियों को सबक सिखा रही हैं।
सर्च ऑपरेशन, रणनीति या फिर युद्ध का मैदान, इजराइल के विमेंस ब्रिगेड हमास के आतंकियों के छक्के छुड़ा रही है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद दूसरे सैनिकों के साथ इजराइल की महिला ब्रिगेड भी मोर्चे पर है। ये ब्रिगेड जल, थल और नभ से हमले कर आतंकियों को सबक सिखाती है। इस लड़ाई में इजराइल के कई महिला सैनिक शहीद भी हुई हैं, इनमें से 2 भारतीय मूल की हैं। ओ मोजेस इजरायली फौज में ऑफिसर के पद पर थे और बीते रविवार को जिक्रिम के पास लड़ते हुए शहीद हो गए, जबकि किम जो करकर इजरायली बॉर्डर फोर्स पुलिस में तैनात थी, वो भी हमास के साथ युद्ध में शहीद हो गए। ये दोनों ही तस्वीरें बताने को काफी हैं कि इजरायली सेना में महिलाओं की भूमिका कितनी बड़ी है। दरअसल इजराइल में महिलाओं के लिए सेना में सर्विस देना जरूरी है। कॉम्बैट फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 18% तक है। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट, टैंक, वायुसेना, आर्मी हो या फिर नौसेना, हर जगह महिलाओं की तैनाती होती है। हर जगह महिलाओं की तैनाती होती है, जो जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। हमास के साथ जंग में महिलाओं के अलावा ट्रेन डॉग यूनिट, जिसे K9 कहा जाता है, वो भी आतंकियों का काल साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के हमले के दौरान K9 यूनिट के डॉग्स ने 200 लोगों को आतंकियों से बचाया। इस यूनिट के डॉग्स ने हमास के 10 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि काफर अज़ा में आतंकी घात लगाकर बैठे थे। इस दौरान वहां मौजूद K9 यूनिट के डॉग नारो को उनकी भनक लग गई। उसने तुरंत सैनिकों को अलर्ट किया, जिसके बाद सैनिकों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में नारो भी शहीद हो गया। हमले के दिन वाली इस तस्वीर को देखिए। एक आतंकी बंदूक के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन सामने खड़ा डॉग पीछे नहीं हटता, बल्कि वो आतंकी का सामना करता है। इस दौरान आतंकी उसे गोली चलाकर मार देता है। K9 यूनिट में भर्ती डॉग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनकी तैनाती ज्यादातर गैस स्टेशन और बस स्टॉप पर की गई है। इजराइल इन डॉग्स को विशेष रूप से युद्ध जैसे हालातों के लिए ट्रेनिंग देता है, ताकि वो विस्फोटक से लैस आतंकियों की पहचान कर सके और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सैनिकों की मदद कर सके। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, तो दूसरी तरफ 2 महाशक्तियों की मीटिंग। आप समझ गए होंगे। आज बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। रूस के राष्ट्रपति वहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट में शामिल हुए। पुतिन ने दुनिया को दिखाया कि आने वाले दिनों में चीन और रूस की अहमियत क्या होगी। सवाल ये कि इस मीटिंग के मायने क्या है? क्या अमेरिका को काउंटर करने के लिए कोई नई रणनीति तैयार होगी? बीजिंग दरबार का जब दरवाजा खुला तो सामने पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आए। मौका था चीन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट BRI के 10 साल पूरा होने का, लेकिन इस इवेंट को दोनों नेताओं ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। बात इजराइल हमास जंग को लेकर भी हुई और रूस की लाइन यहाँ बिल्कुल क्लियर थी। फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन के अंदर भी संघर्ष जारी है, वेस्ट बैंक और गाजा, लेकिन मैं उन्हें दुश्मन नहीं कह सकता। और महमूद अब्बास कहते हैं कि वो इन्हें दुश्मन के तौर पर नहीं देखते। रूस ने हमेशा से स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया है, फिर चाहे वहाँ टकराव का दायरा कितना भी बढ़ जाए। फिलिस्तीन के साथ मुद्दा तो रूस यूक्रेन वॉर का भी था। चीन ने जंग में रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया, उल्टा यहाँ तो रूस ने चीन की, तो चीन की तरफ से रूस की जमकर बढ़ाई हुई। इस दौरान यूक्रेन वॉर को लेकर 2 बड़े ऐलान हुए। रूस ने कहा कि अब उसके फाइटर जेट्स ब्लैक सी के यूपर पेट्रोलिंग करेंगे, जबकि दूसरा मैसेज यूक्रेन वॉर में हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिका के लिए था। जंग तो जंग होती है। यूक्रेन को दी गई अमेरिका की मिसाइल एक खतरा है, लेकिन इससे हालात में बदलाव नहीं होगा। मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि अमेरिका एक बार फिर गलती कर रहा है, क्योंकि वो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब तो यही है कि रूस ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया कि अब वो यूक्रेन के मैदान में किसी की नहीं सुनने वाला। फैसला वो लेगा और उसे सपोर्ट करने के लिए चीन भी पीछे नहीं रहेगा। इजराइल और हमास की जंग पर आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जल्दी से कुछ एक पर नजर डाल लेते हैं। आनंद कुमार थानवी लिखते हैं, बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। कुछ ऐसे फिलिस्तीन में भी होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। आतंकी टनल में छिप जाते हैं और मास्टरमाइंड विदेशों में बैठे ऐश करते हैं और निर्दोष जनता रक्त रंजित होकर बेहाल पड़ी है। शक्तिमान देश तमाशा बना रहे हैं, युद्ध रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। SK मोहापात्रा ने भी लिखा,
वैसे भी इस युद्ध का मुख्य कारण हमास आतंकवादी संगठन है और पूरी दुनिया को इसे स्वीकार करना चाहिए और इजराइल को हमास के आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। विक्टर लिखते हैं, जगविंदर पटियाल, वॉर जोन से लाइव। सैल्यूट माय फ्रेंड, संभल कर और बेस्ट ऑफ लक। प्रभाकर श्रीवास्तव लिखते हैं, जब पूरा इलाका खाली कर देने का आदेश हो चुका है तो फिर जबरदस्ती अस्पताल चलाने का उससे क्षेत्र में अधिकारी कौन हो जाता है। यहाँ इस्लामी हिम्मत दिखाई गई है, जिसका जवाब आतंकवादी हमास ने इजराइल को बदनाम करने के लिए ये कदम उठाया है। मोहम्मद शागिर लिखते हैं, अस्पताल पर बम सिर्फ उग्रवादी स्टेट ही गिरा सकता है। एंडी कुमार ने लिखा, इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, हम इजराइल का समर्थन करते हैं। वॉर जोन से आज का पब्लिक इंटरेस्ट आपको कैसा लगा? फीडबैक कमेंट्स के जरिए देते रहिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आगे भी वॉर जोन से आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।